Good morning students. Today I am going to discuss the topic breathing and cell surface gaseous exchange. Yes, इस टॉपिक में हम लोग ब्रीथिंग को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका डेफिनेशन क्या होता है ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज जो सेल सरफेस के थ्रू में होता है, उस चीज़ दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली एक बात जान लेंगे, गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो मेनली तीन टाइप से होता है। पहला ऑर्गेनिज्म के सरफेस से, मतलब उसके स्किन से। दूसरा गिल्स के थ्रू, जो फिश के केस में हम लोग देखेंगे। और लंग्स वाला केस जो हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स में होता है। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल सरफेस गैसियस एक्सचेंज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड टेकिंग आउट ऑफ CO2 रिच एयर। यस, ब्रिंगिंग इज अ सिंपल प्रोसेस। ब्रिंगिंग जो है वो क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है। ब्रीथिंग, सॉरी नॉट ब्रिंगिंग, breathing is a simple process in which oxygen rich air is inhaled and carbon dioxide rich air is exhaled from the body। इसमें से क्या किया जाता है, जो ऑक्सीजन रिच एयर होता है उसको इनहेल किया जाता है। इनहेल करने का मतलब उसको बॉडी के अंदर लाया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको बॉडी से एक्सहेल किया जाता है, मतलब बॉडी से आउटसाइड रिलीज कराया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे। क्लियर है? ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। यस, ब्रीथिंग जो एक फिजिकल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है, ब्रिंगिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर। कौन सा एयर को ब्रिंग इन किया जाता है? ऑक्सीजन रिच एयर को। और टेकिंग आउट मतलब एक्सहेलिंग आउट, उसको एक्सहेल करना। किस चीज को एक्सहेल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। This process is called breathing. Next, mechanism of breathing vary among different group of animals. Yes, breathing का जो mechanism है ये अलग अलग level of organisms में अलग अलग तरीके से होता है। क्लियर है? लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़े हैं क्लास 9th में। लोअर एनिमल्स होता है, हायर एनिमल्स होता है। तो ये जो ब्रीथिंग होता है वो लोअर एनिमल्स में अलग तरीके से होता है, हायर एनिमल्स में अलग तरीके से होता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स। यस, ये हैबिटेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और वो किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आया, ठीक है, कि वो आइदर क्या है, हायर एनिमल्स है, लोअर एनिमल्स है, किस तरह का वर्टिब्रेट्स है, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मतलब वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जो ऑर्गेनिज्म लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश क्या होता है, वो पानी में रहता है। फिश इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो वाटर में रहता है, इसलिए वो क्या एक्वेटिक एनिमल्स है। तो उसका हैबिटेट जो है वो एनिमल्स के केस से थोड़ा क्वाइट डिफरेंट है। वो तो वो अपना हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो अपना मैकेनिज्म जो है वो ब्रीथिंग का उसका अलग होता है। फिश जो होता है वो मेनली गिल्स के थ्रू अपना ब्रीथिंग करता है। तो क्लियर हुआ कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हैबिटेट मतलब किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो किस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे सेल सरफेस गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज पहले जैसा कि हमें बता चुका है मेनली तीन तरीके से होता है। पहला सेल सरफेस, मतलब सेल का जो सरफेस होता है डायरेक्ट फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस से जो ब्रीथिंग कर लेता है वो। दूसरा गिल्स के थ्रू, जो फिश के केस में होता है। और थर्ड वन इज लंग्स के थ्रू, जो ह्यूमन बींग्स में होता है। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल सरफेस गैसियस एक्सचेंज। इन लोअर एनिमल्स लाइक स्पॉन्ज, सिलेंडर्स, प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। yes, इन लोअर एनिमल्स किस चीज में, याद रखेंगे, सेल सरफेस गैसियस एक्सचेंज जो होता है ये सिर्फ लोअर एनिमल्स में होता है, ना कि हायर एनिमल्स में। लोअर एनिमल्स में क्या क्या आता है? एग्जांपल में है स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा। ये सब जो है वो क्या है, लोअर एनिमल्स है। इन सब में जो एक्सचेंज होता है O2 with CO2, है ना, ऑक्सीजन विथ CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, इनहेलिंग ऑफ O2 एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2 जो होता है वो किस तरीके से होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस ओवर देयर
एंटायर बॉडी सरफेस, और ये कहाँ से होता है, उसके पूरे बॉडी सरफेस में ही डिफ्यूजन होता है। मतलब जो फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करते हैं एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो अमीबा में कहाँ से वो ब्रीथिंग करेगा, तो अमीबा का जो आउटर सरफेस होता है, जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है, वही क्या होता है, परमेबल होता है, और उसी से वो ब्रीथिंग करता है, उसी से वो O2 और CO2 का एक्सचेंजेशन कर पाता है। तो समझ में आया कि सेल सरफेस के थ्रू कैसे होता है, सिंपली थ्रू देयर एंटायर बॉडी सरफेस, वो पूरे बॉडी सरफेस के थ्रू ही वो क्या करता है, अपना ब्रीथिंग को करता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो सेल सरफेस गैसेस एक्सचेंज होता है ये किसी ट्यूब्स के थ्रू नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। यस, बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज अ सिंपल फिनोमेना, एक सिंपल फिनोमेना है जो हमारे नेचर में होता है। फ्लोइंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो क्लियर है, सेल सरफेस गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, ये लोअर एनिमल्स में होता है और ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और कहाँ बॉडीज के किस ऑर्गन से हो पाता है, फ्रॉम देयर एंटायर बॉडी सरफेस, उसके पूरे बॉडी सरफेस के थ्रू वो हो पाता है। नेक्स्ट, earthworm use their moist cuticle and insect have a network of tubes called tracheal tubes to transport atmosphere air within the body. Yes, earthworm में भी क्या होता है, earthworm जो होता है उसके पास cuticles होता है, और insects like cockroach उसके पास क्या होता है, tracheal tubes होता है। इसको हम लोग tracheal tubes बोलते हैं। ये एक्चुअली एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, बहुत सारा ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको इनहेल करता है, और बॉडी के अंदर जो CO2 क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको वो एक्सहेल करता है। तो क्लियर है, अर्थवॉर्म किसके थ्रू करता है, क्यूटिकल के थ्रू। और इंसेक्ट मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, कि कॉकरोच जो है वो अपने किस बॉडी पार्ट से वो करता है, तो हम लोग लिखेंगे थ्रू देयर ट्रैकिया, इसीलिए इसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स भी बोलते हैं। पार्ट का नाम है ट्रैकिया, याद रखेंगे। अर्थवॉर्म क्यूटिकल के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करता है, और इंसेक्ट जो है वो मोस्ट इंसेक्ट, मतलब जितना लगभग सारा इंसेक्ट है वो ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज कर पाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है, ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि लोअर एनिमल्स में, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा कि लोअर एनिमल्स में डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो जाता है, ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। तो ऐसा कैसे हो पाता है, क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इन लोअर एनिमल्स हाउ डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कि लोअर एनिमल्स में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कैसे हो सकता है, जबकि डिफ्यूजन जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, फिर भी डिफ्यूजन के थ्रू उसका काम चल जाता है। तो कैसे होता है देखेंगे। इन लोअर एनिमल्स डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड बिकॉज इन लोअर एनिमल्स देयर वॉल्यूम इज स्मॉल व्हाइल सरफेस एरिया इज क्वाइट लार्ज। उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो डिफ्यूजन के थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्टडी करें तो क्या पता चलेगा कि उस ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो कम होता है। किसके रेशियो में, उसके सरफेस एरिया के रेशियो में। इसलिए जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जितना बड़ा सरफेस होगा उसका, उतना ज़्यादा सरफेस से वो डिफ्यूजन करेगा और उतना ज़्यादा सरफेस से ऑक्सीजन उसमें इन करेगा। तो जायज़ है उसका ऑक्सीजन का डिमांड पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है और सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा हो पाता है। यही कारण है। कारण जानेंगे, बिकॉज देयर वॉल्यूम इज स्मॉल, उसका वॉल्यूम क्या होता है, छोटा होता है, और उसका सरफेस एरिया क्या होता है, क्वाइट लार्ज फॉर क्विक डिफ्यूजन, और इसलिए उसमें काफ़ी आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है और एक साथ बहुत सारा डिफ्यूजन उसमें संभव हो पाता है। इसलिए उसमें डिफ्यूजन के थ्रू उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर करने के लिए यहाँ पे बताया था। मेनली क्वेश्चन इस लेवल से पूछा जाता है, व्हाई डिफ्यूजन इज
अनेबल टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड इन हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को क्यों नहीं पूरा किया जा सकता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके लिए हमने बेसिकली 2 पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे इसको। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन इज अनेबल टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड इन हायर एनिमल्स बिकॉज हायर एनिमल्स हैव लार्ज वॉल्यूम एंड लोअर सरफेस एरिया। यस, जो हायर एनिमल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्वाइट लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू देयर सरफेस एरिया। उसका ओवरऑल वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है और सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है वो एरिया कम होता है। इसीलिए यदि डिफ्यूजन होगा तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि अंदर में वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेल है और बहुत कम सेल उसके सरफेस एरिया से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इस केस में क्या होगा, हर एक सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हायर एनिमल्स में डिफ्यूजन जो है वो इनसफिशियंट होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट रीजन क्या है, डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस। यस, डिफ्यूजन क्या है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या फिर यूँ कहेंगे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ही ये सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होता है बेसिकली उसमें सेल का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब कुछ ही सेल होता है, गिना चुना सेल होता है, 2-4 सेल से बना होता है। इसलिए 2-4 सेल तक तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को पहुंचाना ये समहाउ पॉसिबल है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स के केस में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग्स के केस में बहुत सारा सेल्स है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो इतने सारे सेल्स तक डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू हम लोग ये नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस एंड इट विल टेक अप्रॉक्स 3 years टू रीच एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम लंग्स टू ह्यूमन टो। मतलब डिफ्यूजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है और ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स है और इस वजह से यदि हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि यदि ह्यूमन बींग्स में डिफ्यूजन हो तो इसका क्या रिजल्ट आएगा कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो लंग्स से यदि चलना शुरू करता है और ह्यूमन टो मतलब पैर का अंगूठा, तो पैर का अंगूठा तक पहुंचने में, लंग्स टू पैर का अंगूठा तक पहुंचने में उसको लगभग 3 साल का समय लग जाएगा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पहुंचने में। ठीक है, तो ये काफ़ी कम है, इसलिए डिफ्यूजन इनसफिशियंट है। हमारे बॉडी में विदिन अ फ्यू सेकेंड्स लंग्स टू टो जो है वो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन यदि सेम चीज़ डिफ्यूजन के थ्रू करना चाहें तो 3 साल का समय लगेगा। इसलिए ये संभव नहीं है, तब तक तो इंसान मर जाएगा, है ना। इसलिए डिफ्यूजन जो है वो इनसफिशियंट है टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड इन हायर एनिमल्स। तो ये दोनों पॉइंट्स को बेसिकली याद रखेंगे। इस टॉपिक में ये पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आ सकता है, तो इसलिए दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। वन सेकेंड एक बार फिर से इसको डिस्कस कर देते हैं। डिफ्यूजन जो है वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाई डिफ्यूजन इज अनेबल टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड इन हायर एनिमल्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, बिकॉज इन हायर एनिमल्स दे हैव लार्ज वॉल्यूम एंड लोअर सरफेस एरिया। उसका वॉल्यूम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है। सेकेंड वन में क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है एंड इट विल टेक अप्रॉक्स 3 years टू रीच एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम लंग्स टू ह्यूमन टो। मतलब एक स्लो प्रोसेस होता है और ये लगभग 3 साल लग जाएगा किस चीज़ को, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लंग्स टू टो तक, लंग्स टू पैर का अंगूठा तक पहुंचाने के लिए। तो ये 2 पॉइंट लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज अनेबल टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड इन हायर एनिमल्स। क्लियर है, इसको नोट कीजिए वन बाय वन। नाउ वी विल डिस्कस द ब्रांचियल और गिल रेस्पिरेशन। यस, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचियल और गिल रेस्पिरेशन। इसके पहले हमने रेस्पिरेशन डिस्कस किया था थ्रू स्किन, थ्रू सेल सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे हो रहा था। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होता है। वन थिंग बता दें, गिल्स के थ्रू बेसिकली जो होता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में लाइक फिश में होता है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। तो इसको देखते हैं क्या है। रेस्पिरेशन इन फिश टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स present on either side of their head. Yes,
गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो पाता है किसमें, फिश में। यस, इसको ध्यान रखेंगे, फिश में जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जितना भी प्रोसेस हो रहा था वो सारे रेस्पिरेशन सेल सरफेस स्किन के थ्रू हो रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे गिल्स के थ्रू। तो याद रखेंगे गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन किस में होता है, फिश में, फिश के केस में होता है। क्लियर है। ये गिल्स जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो फिश के हेड के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड, ये उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। गिल्स आर द टिश्यू। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गिल्स होता क्या है। गिल्स जो है वो एक कैसा टिश्यू है, टिश्यू मेड अप ऑफ फेदरी स्ट्रक्चर। फेदरी स्ट्रक्चर करने का मतलब फेदर लाइक स्ट्रक्चर का ये बना होता है, उस टाइप का कुछ टिश्यू से मिलकर ये बना होता है। गिल्स हम लोग सभी ने देखा होगा, हम लोग फिश को जब काटते हैं तो देखते हैं उसमें एक उसके हेड के पास कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर का समहाउ होता है, वही गिल्स है। तो वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल फिलामेंट्स बोलते हैं। और इसका काम क्या है, गिल फिलामेंट्स ये वहाँ पे क्यों होता है, इसका बेसिकली एक ही रीजन है, टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ताकि गैसियस एक्सचेंज होने के लिए एक बड़ा लार्ज सरफेस एरिया उसको प्रोवाइड करा सके, किसको, फिश को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो उसको क्या कर सके, इनहेल कर सके, ऑक्सीजन वहाँ से ले सके। इसलिए वो एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। कौन, गिल फिलामेंट्स दैट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। क्लियर है। गिल फिलामेंट का मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज कराने के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराना ही इसका मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर फिश तो छोटा होता है लेकिन इसके लिए इतना बड़ा लार्ज सरफेस एरिया क्यों चाहिए गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ए लार्ज सरफेस एरिया इज क्रूशियल फॉर गैस एक्सचेंज इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एज वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यस, हम लोग सब जानते हैं वाटर में क्या होता है, बहुत ही कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है इन कंपैरिजन टू एयर। तो जितना भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, हम लोग डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं, लेते हैं। तो एयर में ऑक्सीजन समहाउ बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। मतलब यदि फिश के पास ये गिल फिलामेंट्स छोटा होगा तो कम से कम वाटर को वो क्या कर पाएगा, इन कर पाएगा, कम से कम वाटर को फिल्टर कर पाएगा और वहाँ से बहुत ही कम ऑक्सीजन ले पाएगा। क्योंकि एक तो वाटर में पहले से ही कम ऑक्सीजन होता है, अब वो कम वाटर को फिल्टर करेगा तो उसमें से उसका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए गिल फिलामेंट्स क्या करता है, एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया उसको प्रोवाइड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को वो क्या करे, फिल्टर कर सके। और जब ज़्यादा वाटर फिल्टर करेगा तो उसको उसके रिक्वायरमेंट्स के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए सफिशिएंट, उतना वो वहाँ से क्या करेगा, गेन कर पाएगा। इसलिए जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होता है उसमें जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो उसका सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो समझ में आया कि क्यों बड़ा होता है, क्योंकि वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू एयर। एयर के कंपैरिजन में वाटर में जो होता है वो काफ़ी कम ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट, फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर। अब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे कि फिश कैसे वाटर से ऑक्सीजन को डिराइव कर पाता है। तो सबसे पहले फिश क्या करता है, फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू देयर माउथ। फिश जो है वो ऑक्सीजन रिच वाटर को किसके थ्रू, अपने माउथ के थ्रू अपने बॉडी में एंटर कराता है एंड पंप इट ओवर देयर गिल्स। और उसको फिर कहाँ पंप कर देता है, धकेल के कहाँ ले जाता है, अपने गिल्स की तरफ उसको पुल कर देता है, भेज देता है। एज वाटर पासिस ओवर द गिल्स, जब ये वाटर जो है वो गिल फिलामेंट्स के ऊपर से पास हो रहा होता है तो क्या करता है, ब्लड इनसाइड द कैपिलरी नेटवर्क। एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो गिल फिलामेंट्स होता है इसमें बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही थीन स्ट्रक्चर, बहुत ही पतला पतला ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर ब्लड का, ब्लड कैपिलरीज का उसमें प्रेजेंट होता है और बहुत सारा होता है, जिसमें से क्या होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो ये गिल फिलामेंट्स में जो कैपिलरीज प्रेजेंट है, वो जो ब्लड उसमें जो फ्लो कर रहा है वो उस ऑक्सीजन को वहाँ पे क्या करता है, डिराइव कर लेता है, उस ऑक्सीजन को वहाँ पे वो पिकअप कर लेता है। द कैपिलरी नेटवर्क पिकअप द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन।
उस वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उस ब्लड कैपिलरीज द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसको पिकअप कर लिया जाता है, उसको सोख लिया जाता है। तो समझ में आया, क्लियर। वन सेकेंड, इसको फिर से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिश क्या करता है, फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू देयर माउथ। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच वाटर को जो है फिश क्या करता है, अपने माउथ के थ्रू एंटर कराता है एंड देन पम्प्स इट इनटू देयर गिल्स। और फिर उसको कहाँ पे पंप कर देता है, गिल्स के थ्रू। और गिल्स में फिर क्या होता है, जब वाटर पासेस ओवर द गिल फिलामेंट्स, और फिर जब वहाँ पे वाटर गिल्स फिलामेंट के ऊपर पास हो रहा होता है तो जो ब्लड प्रेजेंट है इनसाइड द कैपिलरी, है ना, कैपिलरी नेटवर्क जो वहाँ पे उसका प्रेजेंट है, उसमें जो ब्लड है वो उसको फिर क्या करता है, पिकअप कर लेता है। तो वहाँ से फिर उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंटर्स ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वाटर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन वो ब्लड में एंटर कर जाता है, और जबकि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस फिर से वाटर में क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या होता है, गिल्स में ही फाइनली हम लोग कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। मतलब गिल्स में ही दोनों चीज़ होता है, ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू ही पिकअप किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गिल्स के थ्रू ही रिलीज कराया जाता है अगेन इन द वाटर में फिर से रिलीज करा दिया जाता है। तो गिल्स का फंक्शन क्लियर है। गिल्स क्या करता है, गिल्स पिकअप्स द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड डिफ्यूजेस द कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इन द वाटर। ठीक है, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में क्या करता है वो रिलीज करा देता है। तो गिल्स का यही मेनली तो फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, वाटर कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड पासेस आउट ऑफ गिल स्लिट्स डायरेक्टली और थ्रू द पोर इन ओपेरकुलम। अब ये वाटर कैसे बाहर आएगा, जो वाटर, अब उस वाटर में तो ऑक्सीजन रहा नहीं, क्योंकि वो वाटर में जो ऑक्सीजन था उसको पहले ही गिल्स क्या किया, उसको पिकअप कर चुका है। अब उस वाटर में जो रिलीज्ड CO2 है वो प्रेजेंट है, जो फिश द्वारा रिलीज किया गया था CO2, अब वो उसमें प्रेजेंट है। वो कहाँ से पास करता है, पासेस आउट ऑफ गिल स्लिट्स। स्लिट्स का मतलब क्या होता है, स्लिट्स का मतलब सिंपल क्रैक्स कर सकते हैं हम लोग, क्रैक्स या फिर होल जिसके थ्रू कोई चीज़ बाहर आ सकता है। तो गिल स्लिट्स मतलब गिल्स में जो स्लिट्स होता है उसमें जो दरार लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ये डायरेक्टली भी बाहर आ सकता है, या फिर एक पोर होता है, मतलब एक पोर कहने का मतलब एक होल होता है, छिद्र होता है। कहाँ पे, ओपेरकुलम। ओपेरकुलम किसको बोलते हैं, ओपेरकुलम जो है ये एक्चुअली प्रोटेक्टिव लेयर होता है गिल्स का। ठीक है, क्योंकि गिल्स जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन्स कह सकते हैं फिश का होता है, तो इतना सेंसिटिव ऑर्गन्स के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का भी होना जरूरी है। और वो ये प्रोटेक्टिव लेयर कौन है, ओपेरकुलम। ओपेरकुलम क्या है, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर, उसके ऊपर एक लेयर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, और उसी में समहाउ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू जो वाटर कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीजिंग आउटसाइड द फिश वो यहाँ से बाहर हो जाता है। क्लियर है, मतलब फिश के थ्रू जो अब बाहर आ रहा है वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कहाँ से बाहर आ जाएगा, दो तरीके से बाहर आता है। तो वो डायरेक्टली गिल स्लिट्स के थ्रू बाहर आ जाए, मतलब गिल्स में जो क्रैक्स है उसके थ्रू बाहर आ जाए, या तो फिर जो पोर है कहाँ पे, ओपेरकुलम में, उसके प्रोटेक्टिव लेयर में जो पोर्स है वहाँ से वो बाहर आ जाए। इस तरीके से ये फिश से ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड वाटर क्या होता है, बाहर रिलीज करा दिया जाता है। क्लियर है।